मेरा नाम प्रियंका है। मैं देखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मैं गुड़गांव की रहने वाली हूँ। हम 2 बहनें हैं। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माँ की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरी दादी और मेरे पिता ने मुझे पाला था। मेरी ज़िंदगी में एक नया और अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब मेरी खूबसूरती और स्वभाव के कारण मुझे हमेशा से ही ध्यान का केंद्र बना दिया गया। स्कूल और कॉलेज के दिनों में मेरे आसपास कई दोस्त और प्रशंसक थे। हालांकि मेरी माँ के न होने की कमी मुझे हमेशा महसूस होती रही। मेरी दादी और पिताजी ने मेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की, लेकिन माँ का स्नेह और मार्गदर्शन कभी भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया। दादी ने मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिता से दूसरी शादी पर काफ़ी जोर दिया था, लेकिन मेरे पिताजी दूसरी शादी के लिए बहुत खिलाफ थे और वह राज़ी नहीं हुए। वह मुझे किसी दूसरी औरत की गोद में नहीं डालना चाहते थे। दादी ने पिताजी को समझाना चाहा, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया। फिर मजबूरन दादी ने ही मेरी परवरिश की, लेकिन दादी भी बस कुछ साल तक ही हमारा साथ दे पाई। एक दिन वह भी हमें तीनों को अकेला छोड़कर चली गई। दादी की मौत के बाद घर में एक गहरी सन्नाटा छा गया। उनकी कमी हमें हर दिन महसूस होती थी। उनका साथ छोड़ जाने के बाद हम तीनों, पिताजी, दीदी और मैं, अब अकेले रह गए थे। पिताजी की आंखों में एक अनकही थकावट और मायूसी थी, जो उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बारीक और गहरी थी। उनके जीवन की एकमात्र खुशहाली अब हम 2 बहनें ही थीं, और मैं समझती थी कि मेरे लिए उनके संघर्ष और त्याग की कोई सीमा नहीं थी। दादी की मौत के बाद पिताजी ने हमें हर दिन की चुनौतियों से पार पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य दोनों ही अब उनको बहुत कमजोर कर चुके थे। घर की जिम्मेदारियों का बोझ अब मेरी युवा कंधों पर आ पड़ा था। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम संभालना और साथ ही घर के आर्थिक प्रबंधन का बोझ उठाना एक चुनौतीपूर्ण काम था। दीदी भी उस समय कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करती थी और पिताजी भी नौकरी पर जाते। मेरे पिताजी की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी। ऐसे में उन दोनों में से भी मेरी ड्यूटी करने के काबिल नहीं था। पिताजी अगर काम छोड़कर बैठे तो घर का खर्चा कैसे पूरा होता, और फिर दीदी की पढ़ाई पर भी असर पड़ता। आखिरकार दीदी ने ही अपनी पढ़ाई की कुर्बानी दी और उन्होंने घर बैठकर प्राइवेट पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं उस वक्त 4th क्लास में थी। मैं सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए जाती। दीदी हम तीनों के लिए नाश्ता बनाती और तैयार करके मुझे स्कूल छोड़कर आती, और फिर घर के सारे कामकाज खुद करती थी। दीदी मेरे आने तक दोपहर का खाना भी तैयार करके रख देती और फिर मुझे स्कूल से खुद वापस लेकर आती। मेरी दीदी मेरी हर छोटी मोटी ख्वाहिशों और ज़रूरतों को खुद पूरा करती थी। इस तरीके से हमारी जिंदगी कट रही थी कि कुछ साल बाद मेरे पिताजी ने दीदी को शादी करने के लिए कहना शुरू कर दिया, लेकिन दीदी शादी से हमेशा ही इनकार करती थी। उन्हें मेरी पढ़ाई की काफ़ी चिंता रहती थी। दीदी हमेशा पढ़ाई का बहाना लगा देती उसे, और पढ़ना है और कुछ काबिल बनना है, इसलिए वह शादी नहीं करेगी। समय बीतता गया और हमारी जिंदगी एक नए ढंग से चलने लगी। दीदी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे कामकाज भी संभाले। उनकी कुर्बानी और मेहनत ने हमारे जीवन को संभाले रखा। मैं जानती थी कि उनकी जिंदगी के इस कठिन दौर में उनके लिए, मेरे लिए बहुत कुछ किया था। मैं उनकी आदतें और संघर्ष समझती थी और उनके प्रयासों के प्रति मेरा सम्मान लगातार बढ़ता जा रहा था। दीदी की पढ़ाई की चिंता और पिताजी के काम की जिम्मेदारी का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पिताजी की नौकरी एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी थी और उनके लिए काम छोड़ना संभव नहीं था। घर की स्थिति के चलते दीदी को ही आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना पड़ा। एक दिन मैं स्कूल से आकर सो गई और सोकर उठी तो दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र दीदी पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को तैयार कर रही थी। मैं उठकर दीदी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। दीदी जो अपने बालों को संवार रही थी, अचानक ही उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और मुझे कहने लगी, अच्छा हुआ तुम जाग गई हो। मैं कुछ काम के सिलसिले से घर से बाहर जा रही हूँ। 1 घंटे बाद वापस लौट आऊँगी। तब तक तुम अंदर से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेना और कोई भी शरारत मत करना। मैंने दीदी की बात को अच्छी तरह से समझ लिया और सर हिलाकर कह दिया, ठीक है दीदी, आप चले जाओ।
जब दीदी घर से चली गई तो मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लिया और फिर 1 घंटे के बाद दीदी भी वापस घर आ गई। फिर हर दिन ही ऐसा होने लगा। दीदी अक्सर काम का बहाना करके 1 घंटे तक घर के बाहर ही रहती और पिताजी के घर आने से पहले ही वापस आ जाती। मैं 10वीं क्लास में आ गई थी। मेरी उम्र 15 साल हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। दीदी की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और दीदी की बहुत अच्छी जॉब लग चुकी थी। एक दिन पिताजी टाइम से पहले ही घर पर आ गए। शाम के लगभग 8 बज रहे थे। जब दीदी घर में दाखिल हुई, उनके साथ एक लड़का भी था जिसका चेहरा शहरे से ढका हुआ था और उसके साथ दीदी ने भी शादी का लाल जोड़ा पहना था। मैं और पिताजी यह सब देखकर दंग रह गए। पिताजी ने भी सवालिया नजरों से दीदी पर डालते हुए देखा तो दीदी तुरंत हक लाते हुए कहने लगी, पिताजी, मैंने इस लड़के से शादी कर ली है। यह लड़का मेरा पति है। पिताजी ने गुस्से में दीदी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और उसके बाद एक नज़र पिताजी मुझे गुस्से से देखा। पिताजी ने कहा कि इस लड़के को तुरंत अंदर ले जाओ। पिताजी का कहना मानते हुए मैं उस लड़के को अंदर लेकर चली गई। अंदर जाकर ऐसे ही उन्होंने सेहरा उठाया तो मैं देखकर हैरान रह गई। जिसको दीदी अपना पति बनाकर लाई थी वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। वह लड़का लगभग मुझसे उम्र में 3 से 4 साल बड़ा होगा। लड़के को देखकर वह मुझे भी बहुत पसंद आया, पर दीदी ने शादी किस अंजाम में की थी, मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लड़का बहुत मायूस और सहमा हुआ बैठा था। उसे देखकर उस पर तरस भी आ रहा था। वह लड़का थोड़ा शर्मिंदा सा दिख रहा था। उसने मुझसे धीरे से कहा, मुझे माफ करना, इस तरह से आना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी दीदी की जिद थी। मैंने कुछ न कहते हुए उसे बैठने का इशारा किया और पानी लाकर दिया। इस दौरान दीदी अंदर आई और बोली, विक्रम, तुम यहीं बैठो, मैं पिताजी से बात करती हूँ। दीदी पिताजी के पास गई और उनसे बात करने लगी। पिताजी का गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन दीदी के शांत और गंभीर चेहरे को देखकर लगता था कि वह किसी भी हाल में हार मानने वाली नहीं है। पिताजी ने गुस्से में कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। दीदी ने संयमित स्वर में जवाब दिया, पिताजी, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं, लेकिन मैंने यह कदम सोच समझकर उठाया है। विक्रम एक अच्छा इंसान है और मुझे उससे सच्चा प्यार है। मैंने किसी की मर्यादा को तोड़ा नहीं है, बस अपनी खुशियों के लिए यह निर्णय लिया है। उस लड़के को कमरे में बिठाकर मैं बाहर आ गई। पिताजी ने काफी देर तक दीदी की क्लास लगाई रखी। उनका कहना था, ऐसे किसी लड़के से शादी कर लेना। यह कौन सा तरीका है? लड़का कहाँ रहता है? इसका घर-बार कहाँ है? क्या करता है? अगर वह पिताजी को बताती तो पिताजी खुद उनकी शादी इज्जत से करवा देते, लेकिन अब जो हो गया था सो हो गया। दीदी ने पिताजी से बहुत बार माफी मांगी। इस लड़के का नाम विक्रम है। उसके माँ बाप की मौत आज से 4 साल पहले ही हो चुकी थी। दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं शादी करके इसे अपने घर में ले आई हूँ और यह आज से हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़कर किसी दूसरे घर में नहीं जाना चाहती थी। मेरी छोटी बहन भी अभी पढ़ाई कर रही है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी पढ़ाई पर कोई परेशानी आए, और जहाँ मैं काम करती हूँ ये वहाँ की बगल वाली कंपनी में काम करता है। लेकिन पिताजी ने दीदी की खूब बेइज्जती की थी। अगले कुछ दिनों के बाद वह लड़का, जिसका नाम विक्रम था, जो मेरे जीजा जी थे, अब हम लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे, क्योंकि वह उम्र से थोड़े से बड़े थे। मैं उनके साथ अच्छे से बातचीत कर पा रही थी। जब मैं जीजा जी का नाम लेती तो पिताजी मुझ पर खूब गुस्सा होते, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें जीजा जी कहना शुरू कर दिया। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। हम जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन हमारी खुशियों को कहीं ना कहीं हमारी नजर लग गई। एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए, लेकिन जिंदगी की गाड़ी कभी किसी के जाने से रुकी है, जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब्र आ गया। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरी जीजा जी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दीदी को अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता। उनकी तनख्वाह भी जीजा जी के मुकाबले काफ़ी अच्छी थी, इसलिए हम उनके पीछे से घर को अच्छे से संभाल रहे थे। हम दोनों की दोस्ती देखकर दीदी हमेशा हमें साथ देखकर जल जाती। दीदी और जीजा जी की हालत देखकर मैं खूब उन पर मजाक उड़ाती।
एक दिन हम सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन दीदी की छुट्टी थी। उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसकी वजह से जीजा जी ने भी जाने से मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने भी जीजा जी को जाने के लिए ज़बरदस्ती मना लिया। उनके जाने के बाद मैं वहीं हॉल में सोफे पर लेट गई। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर शोर की आवाज़ हुई। मैं सोफे से उठने ही वाली थी कि इतनी देर में जीजा जी रोते हुए घर में दाखिल हुए। मैं हैरान होकर खड़ी थी और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। दीदी बार-बार जीजा से उनकी किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी। दीदी बार-बार गुस्से से जीजा जी को मार रही थी, लेकिन जीजा जी बार-बार दीदी के आगे मिन्नतें कर रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है, जबकि मैं चुपचाप खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। दीदी जीजा जी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रही थी, जिसके बारे में आज तक दीदी ने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में ना जाने क्या-क्या सोच रही थी कि कुछ देर बाद दीदी अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर आई, तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा-सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने जीजा जी की तरफ गुस्से की नज़र से देखा और घर के बाहर निकलकर चली गई। उन्होंने एक बार भी मुझे मुड़कर देखना गवारा नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। वह तो चली गई थी, लेकिन उस वक्त जीजा जी की हालत बेहद खराब हो रही थी। मैंने फौरन से जीजा जी को हाथ से उठाया और उन्हें सहारा देते हुए कमरे तक ले गई। वह बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मेरे जीजा जी देखने में बहुत मासूम थे। वह बहुत शरीफ इंसान थे। आज तक उन्होंने कभी भी दीदी से या मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, और आज दीदी के इस अंदाज से वह काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गए थे। जीजा जी की आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार-बार दीदी को पुकार रहे थे। उन्हें संभालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। जीजा जी की इस हालत को देखकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया। मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और पानी का गिलास उन्हें थमाया। वह लगातार रो रहे थे और उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास पकड़ा, लेकिन पीने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनके आंसू उनके गालों पर बहते जा रहे थे और मैं देख पा रही थी कि उनका दिल टूट चुका था। मैंने धीरे से कहा, जीजा जी, आप प्लीज़ थोड़ा सा पानी पी लीजिए। दीदी को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो मान जाएंगी। उन्होंने मेरी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस शून्य में ताकते रहे। आपका रोना देखकर मेरा भी दिल टूट रहा है। कुछ तो बोलिए, कुछ तो कीजिए, मैंने आग्रह किया। लेकिन उनकी चुप्पी और उनके आंसू मेरे शब्दों को दरकिनार कर रहे थे। मैंने कोशिश की कि कुछ कहकर उन्हें शांत कर सकूं। जीजा जी, आप दीदी को जानते हैं, वो थोड़ी देर में मान जाएंगी। आप देखिए, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक बार मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द और निराशा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। उन्होंने बमुश्किल कहा। मैंने उसे कभी दुखी नहीं किया। फिर भी वो चली गई। जीजा जी, मैं समझती हूँ आपकी हालत, लेकिन अभी आपको खुद को संभालना होगा। दीदी की वजह से आपका इतना दुखी होना ठीक नहीं है। चलिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और लेट गए। मैं उन्हें देखती रही, सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने दीदी को इतना गुस्से में कर दिया। जीजा जी का इतना मासूम और शांत स्वभाव देखकर मैं भी उनके लिए दुखी हो गई थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जीजा जी की आंखें बंद हो गई थीं और शायद वो सो गए थे। मैं धीरे से कमरे से बाहर निकली और दीदी को फ़ोन करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने सोचा कि पापा को फ़ोन करूं और सारी बात बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले दीदी से बात करना ज़रूरी है। मैंने एक बार फिर कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरे मन में कई सवाल थे और उन सवालों के जवाब सिर्फ दीदी ही दे सकती थीं। रात के समय जब घर में सन्नाटा था और जीजा जी और मैं सो रहे थे, सुबह जब मैं दीदी और जीजा जी के कमरे में गई, तो मैंने देखा कि दीदी के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका जो पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब दीदी की दूसरी शहर में पोस्ट हो गई थी। मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ दीदी का ट्रांसफ़र हुआ, वरना मुझे तो लगा था कि दीदी कहीं गुस्से में घर तो छोड़कर नहीं चली गई।
ये तो अच्छा हुआ कि पता चल गया कि दीदी कहाँ है, वरना ना जाने जीजा जी का रो रो कर क्या हाल होता। दीदी ने जीजा जी की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे दीदी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और जीजा जी ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जीजा जी दीदी को बहुत याद करते उन्होंने दीदी की वजह से खाना पीना भी छोड़ दिया। मैं बहुत समझाती कि खाना पीना छोड़ने से कुछ हल नहीं होता। मैं जानबूझकर ऐसे चुटकुले मारती ताकि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए। मुझे दीदी की अब बिल्कुल भी याद नहीं आती, बल्कि मैं तो खुश थी कि अच्छा हुआ कि वह घर से चली गई। जैसा सुलूक दीदी ने जीजा जी के साथ किया था, उस हिसाब से मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, दिन गुजरते चले गए। मेरा एमबीबीएस भी हो गया। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं एमबीबीएस की डिग्री लेकर घर पहुंची, तो मैंने खुशी के मारे अपने जीजा जी को कसकर गले लगा लिया और जीजा जी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगी और वह दिन मेरे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन होगा। मेरी इस खुशी पर जीजा जी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गई हो, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की डिग्री आ गई है। अब तुम यह बताओ मुझे, तुम क्या ट्रीट दे रही हो? मैंने जीजा जी से कहा कि आप कुछ भी मांगो, मैं आपको वहीं दे दूंगी। तो जीजा जी मुझसे कहने लगे कि ठीक है, चलो, हम बाहर कहीं घूमने चलते हैं। मैंने जीजा जी के गले में हाथ डालते हुए कहा कि आपका हुक्म सर, आंखों पर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप बताएं आपको कहाँ जाना है? जीजा जी की हंसने की आवाज़ सुनकर मैं भी कहीं खोसी गई थी। आज इतने दिनों के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैं वह देखकर बहुत खुश थी। मेरे कान तो जीजा जी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार जीजा जी की तरफ देखे जा रही थी। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं हमेशा अपने जीजा जी को ऐसे ही खुश रखूंगी। उनको कुछ देखकर मन ही मन सोचने लगी कि काश जीजा जी की शादी मुझसे हुई होती तो आज मैं उनको बहुत खुश रखती, क्योंकि मेरे जीजा जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे। मगर अब क्या हो सकता था? किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं सोच में ही गुम थी कि तभी अचानक जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया, तो मैं अचानक होश में आई और घबरा गई, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। एकदम जीजा जी से नजरें चुराने लगी और इधर-उधर देखने लगी। जीजा जी ने मुझसे पूछा कि किन ख्यालों में खोई हुई। जीजा जी का सवाल सुनकर मैंने फिर से जीजा जी की तरफ ध्यान दिया। एक दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं। आखिर मैं किस बारे में सोच रही हूँ, मगर फिर मैंने अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने जीजा जी से कहा कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गई ताकि कपड़े चेंज कर रेडी हो जाऊं। लगभग 20 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने घर से बाहर आई, तो गेट के बाहर आकर खड़ी हुई तो जीजा जी पहले से ही बाइक लेकर खड़े थे। जीजा जी को देखकर मैंने कहा कि आप आज काफी हैंडसम लग रहे हो। यह सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने कहा, आप भी किसी परी से कम नहीं लग रही। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा शर्माए, फिर मैं बाइक के पीछे बैठ गई और जीजा जी बाइक चलाने लगे। मैंने जीजा जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बाइक पर बैठ गई। जीजा जी की मुस्कान और उनकी तारीफ ने मेरे दिल को छू लिया था। उनके साथ की ये छोटी सी बात मेरे लिए बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि मुझे उनके साथ बाहर जाकर एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। हम दोनों ही कुछ अलग तरह के अनुभवों की उम्मीद में थे। जीजा जी ने बाइक स्टार्ट की और हम घर से निकल पड़े। मेरे मन में कई विचार चल रहे थे, लेकिन मैं चाहती थी कि इस वक्त मैं सिर्फ जीजा जी और उनके भावनात्मक समर्थन पर ध्यान दे सकूं। हमने पहले एक कैफे में चाय पीने का सोचा, जहां हम शांत वातावरण में खुलकर बात कर सकते थे। कैफे में पहुंचते ही जीजा जी ने एक कोने की सीट बुक की। कैफे का माहौल बहुत ही सुखद था और मुझे लगा कि यहाँ हम दोनों अच्छे से बातें कर सकते हैं। जीजा जी, क्या आप आज ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, उन्होंने खुशी के साथ कहा। क्या हमें किसी और जगह चलना चाहिए या यहीं बैठें? मैंने कहा, यहाँ ठीक है, हम आराम से बात कर सकते हैं, और वेटर से चाय लाने के लिए कह दिया। हम दोनों ने चाय का आनंद लिया और धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ देर बात करने के बाद मॉल के लिए निकल चुके थे। आज पहली बार मैं जीजा जी की बाइक के पीछे बैठी थी।
जीजा जी काफी तेज बाइक चला रहे थे। आज बहुत खुश थे। यह देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। जीजा जी को बाइक बहुत तेज चलाने की वजह से मैंने जीजा जी से कहा कि आप थोड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं इससे पहले आज तक किसी भी लड़के की बाइक के पीछे नहीं बैठी थी। यूं ही मस्ती मजाक करते हुए हम लोग मॉल तक पहुंच गए। जीजा जी ने गाड़ी मॉल के बाहर लगाकर मॉल के अंदर चले गए। वहां जाकर हम लोगों ने खूब शॉपिंग की। मैंने जीजा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी शर्ट भी ली, जिसे पहनकर वह और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये देखकर मेरा दिल डगमगाने लगा था, लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर खूब काबू करके रखा था। शॉपिंग करते करते कब वक्त गुजर गया, हमें कुछ पता न चला। एक चीज मैंने इतने दिनों से नोट की थी, वह थी यह कि जीजा जी दीदी के जाने के बाद काफी नर्वस हो गए थे। उनका कॉन्फिडेंस भी कम हो गया था, लेकिन मेरा साथ हो जाने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता। उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर भी हम दोनों ने एक साथ किया। फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। सर्दियों का मौसम था और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। ठंड लगने की वजह से मैंने जीजा जी को पीछे से पकड़ लिया और यूं ही हंसते हंसते हम लोग घर पहुंच गए। लेकिन जब हम घर के मोहल्ले में पहुंचे, तभी दूर से लोगों ने हमें देखने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे। जब हम घर के दरवाजे पर खड़े हुए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जीजा जी फिर से नर्वस होने लगे। उन्हें फिर डर लगने लगा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, मगर मैंने जीजा जी का हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। जब जीजा जी का हाथ पकड़कर मैं घर के अंदर दाखिल हो रही थी, पीछे से मैंने एक औरत की आवाज सुनी। वह कह रही थी, हे भगवान, यह क्या बेशर्मी मचाई हुई है। इन लोगों ने शुक्र है, हमने आज इन लोगों को अपनी आंखों से रंग रैलियां मनाते हुए देख लिया, वरना हमें तो पता न चलता कि यह जीजा और साली का क्या खेल चल रहा है। इनको तो अपने रिश्ते का भी लिहाज नहीं है। कि दूसरी औरत भी बोल पड़ी और कहने लगी, अरे बहन, इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। इस बेचारी ने तो बिन माँ के अपनी जिंदगी गुजार रखी है। आखिर इसमें इतनी समझ कहाँ से आएगी। अरे यह तो इस घटिया आदमी को सोचना चाहिए था ना, जिसने पहले इसकी भोली भाली दीदी को फुसलाकर उससे शादी कर ली, उसके बाद घर में दाखिल हो गया और यह अपनी साली पर भी डोरे डाल रहा है। इसके लक्षण हैं, ठीक नहीं है, तभी इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई। इसके इरादे ही सही नहीं है और यह दोनों बहनों को काबू में करना चाहता है। उसके बाद इसे भी यूज करके दूसरी औरत के पीछे भागेगा। मैं चाहती तो उनको जवाब दे सकती थी, लेकिन इस वक्त मुझे अपने जीजा जी की काफी चिंता थी। वह काफी ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए मैं चुपचाप उनका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। जीजा जी की हालत देखकर मेरा दिल दहल गया। उनकी आंखों में डर और निराशा साफ नजर आ रही थी। मैंने उनके हाथ को और मजबूती से पकड़ा और हम दोनों घर के अंदर चले गए। बाहर की भीड़ की बातें मुझे अंदर तक चोट पहुंचा रही थीं, लेकिन मुझे उस वक्त अपने जीजा जी की फिक्र ज्यादा थी। घर के अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और जीजा जी को सोफे पर बैठाया। वह बहुत तनाव में लग रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने तुरंत उनके लिए पानी लाया और उन्हें शांत करने की कोशिश की। जीजा जी, आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए उन लोगों की बातों की। वे लोग बस बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सब। जीजा जी की आवाज कांप रही थी। आपकी चिंता जायज है, लेकिन हमें इन लोगों की बातों का कोई मतलब नहीं देना चाहिए। अब हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना है। मैंने उन्हें हिम्मत बंधाई। जीजा जी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत होने लगे। मैंने उन्हें बताया कि बाहर की बातें हमें प्रभावित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सच्चाई पता है। हमने काफी देर तक बात की और आखिरकार जीजा जी थोड़े सामान्य होने लगे, लेकिन ना जाने मैं किस सोच में गुम थी। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अब मैं यही सोच रही थी कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में न जाने कैसी कैसी बातें सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मैंने जीजा जी को अपनी खुशी से खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी। यह सब मेरी वजह से हुआ था। इसी वजह से मैंने जीजा जी को खाने में नींद की दवा मिलाकर दे दी, ताकि वह शांति से सो सके। मेरे जीजा जी बहुत नेक और अच्छे दिल इंसान थे।
वह किसी से आज तक झगड़ा नहीं करते, लेकिन उनमें एक फोबिया था। वह यह कि कोई भी अगर उनके बारे में कुछ बोलता तो वे बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते, डर के मारे कांपने लगते। खाना खाने के बाद जीजाजी बहुत सुकून से सो गए थे। मैं उनके कमरे में उन्हें सोता हुआ देखकर कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठी थी। मैंने देखा कि जीजाजी आज काम पर नहीं गए, बल्कि वह किचन में जाकर नाश्ता बना रहे थे। मैं चुपचाप नाश्ता करने के लिए जाकर बैठ गई और जीजाजी से कुछ बात नहीं की। लेकिन जब मैं नाश्ता करने वाली थी कि तभी अचानक घर के दरवाजे की बेल बजी। मैंने अपने कान खड़े कर लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मोहल्ले वाले बाहर आकर खड़े हैं और वह फिर से कल रात के बारे में फिर से कोई ना कोई बात जरूर करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था। जीजाजी ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा मोहल्ले वाले घर के अंदर दाखिल हो गए और उन औरतों ने घर में घुसते ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया। जीजाजी ने खुद पर लगे इल्जाम तो चुपचाप सहे, लेकिन जब उन औरतों ने मेरे बारे में गलत बोलना शुरू किया तो जीजाजी उन लोगों पर बरस पड़े। मैं हैरानी से जीजाजी की तरफ देखे जा रही थी। वह बड़ी तेजी से उन लोगों को जवाब दे रहे थे। कुछ देर बाद वह लोग चुपचाप मुंह लटका के घर से बाहर चले गए और जीजाजी ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं जीजाजी का यह रूप देखकर आज दंग रह गई। उन्होंने सही किया था। उन्होंने लोगों की बोलती बंद करवा दी। मैं भी खुशी खुशी नाश्ता करके कमरे में चली गई। तभी जब मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि जीजाजी के हाथ में मेरा मोबाइल था। ना जाने किससे बात कर रहे थे, लेकिन जब मैं उनके पास पहुंची तो वह मुझे कहने लगे कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। मुझे लगने लगा था कि कहीं जीजाजी को मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई और अब जीजाजी पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अब मैं झूठ बोल भी नहीं सकती थी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा हुआ था, वह भी सच बोलने का। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, दरवाजे की फिर से बेल बजी और फिर से कोई घर पर आया। न जाने कौन आया था, जिससे जीजाजी तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए और मेरा मोबाइल सोफे पर फेंक दिया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल पकड़ लिया, इससे पहले उन्हें मेरे दूसरे राज के बारे में पता चले। मैंने एक लंबी चैन की सांस ली और सोच रही थी कि अच्छा हुआ, दरवाजे पर कोई आया है। तभी अचानक जीजाजी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर जो था उसे देखकर मैं अचानक ही शॉक हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने मेरी बड़ी बहन खड़ी थी। उसे देखकर मैं तुरंत उसके गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दीदी को लेकर मैं घर के अंदर दाखिल हुई और फिर कुछ देर बाद मैं अपने दोस्त का बहाना करके घर से बाहर चली गई, ताकि वह लोग अकेले में बैठकर बातें कर सके और पिछले सारे गिले शिकवे मिटाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। वैसे भी मैं दीदी की अमानत दीदी को सौंप चुकी थी। मैं अब आप लोगों को जीजाजी की जिंदगी के बारे में बताती हूँ कि दरअसल मेरे जीजाजी एक बार में वेटर का काम करते थे। वह बचपन से ऐसे नहीं थे, लेकिन शायद ऐसा होना उनकी किस्मत में लिखा था। वह अनाथ थे। उन्होंने जब होश संभाला तो दर दर की ठोकरें खाते हुए पाया। जब वह 5 साल के हुए तो किसी फैमिली ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और वह उस फैमिली के साथ रहने लगे। आखिर उनको माँ बाप का प्यार मिल गया। वह फैमिली के साथ उनके घर चले गए। नए परिवार के साथ उनका जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई में मेहनत करने लगे। परिवार ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा दी। वह परिवार के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल गए और उन्हें अपने माता पिता का प्यार और स्नेह मिला। शुरू के काफ़ी साल अच्छे गुजरे। जिस परिवार ने उन्हें अपनाया था वह काफ़ी अच्छा और अमीर परिवार था। उन लोगों ने जीजाजी को सड़क से उठाया और अपना नाम दिया। लेकिन जैसे जीजाजी जवान हुए तो काफ़ी सारे लोग थे जो उनकी खूबसूरती से जलते थे, क्योंकि जीजाजी बहुत ही हैंडसम थे और बचपन से ही बहुत ज़्यादा मासूम थे। जो परिवार उन्हें अपने साथ ले गया था वह जॉइंट फैमिली परिवार था। वहाँ पर उनके स्टेप फादर के भाई के बेटे भी थे, जबकि उन लड़कों में कोई भी इतना हैंडसम नहीं था। इसलिए जब उन लड़कों का रिश्ता आता तो उन लड़कों की बजाय जीजाजी को पसंद करके चले जाते थे। एक दिन लड़कों की माँ जीजाजी को बहाने से अपने साथ बाहर ले गई और उन्होंने बीच रास्ते में ही जीजाजी को रुमाल पर नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद जीजाजी को कुछ याद नहीं रहा। जब उनकी आंख खुली
तो यह देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई कि वह एक बार पर पहुंच चुके थे। वह औरत अपने बेटों का बदला लेना चाहती थी और उसने घर वालों को बहाना बना दिया कि तुम्हारा बेटा कहीं मिल नहीं रहा। न जाने वह मुझे छोड़कर बीच रास्ते में कहाँ चला गया। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आया। जीजा जी के सौतेले बाप ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन जीजा जी का कुछ पता न चला। जीजा जी की सच्चाई के बारे में मुझे उस दिन पता चला जब मैं अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त को जीजा जी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कहा। जिस दिन दीदी और जीजा जी के बीच में झगड़ा चल रहा था और दीदी घर छोड़कर चली गई, लेकिन फिर 1 साल बाद जीजा जी उस बार से छुपते हुए भाग निकले। कितने दिनों तक रास्ते पर भीख मांगते रहे। एक रात पुलिस वाले ने उनको रास्ते पर भीख मांगते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि तुम तो भले इंसान नजर आ रहे हो, तो फिर तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तब जीजा जी ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। तब उस पुलिस वाले ने जीजा जी को कोई कंपनी में नौकरी दिलवा दी और इस तरह जीजा जी अपनी जिंदगी काट रहे थे। तभी जीजा जी को मेरी दीदी से मोहब्बत हो गई और दीदी उनसे शादी करके उन्हें घर पर ले आई। लेकिन दीदी को यह बात शादी के बाद पता चली थी, इसलिए उन पर बहुत गुस्सा हुई और गुस्सा करके घर छोड़कर चली गई। लेकिन दीदी के जाने के बाद जीजा जी ने हमेशा फ़ोन पर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन दीदी जीजा जी की कोई बात पर विश्वास नहीं करती थी। दीदी के जाने के बाद जीजा जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि वह कभी भी अपनी असली ज़िंदगी की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से मैं हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती, उनसे हंसी मजाक करती। दीदी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं थी। ऐसे दिन गुजरते रहे कि तभी अचानक जीजा जी को रास्ते पर वही पुलिस ऑफिसर मिला। उन्होंने फिर से अपनी कहानी सुनाई। उस ऑफिसर ने दीदी से बात की और उन्हें पूरी तरीके से अच्छे से समझाया। इसी वजह से दीदी अब वापस घर आ गई, लेकिन मेरी मेहनत और कोशिश पर जीजा जी ठीक होने लगे। जीजा जी का ट्रीटमेंट मैंने अपने हिसाब से शुरू कर दिया था। मैं हमेशा उनका ख्याल रखती थी, जिससे सब लोगों ने गलत समझा था। लोग मुझ पर और जीजा जी पर ना जाने किस किस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। दीदी पूरे 3 साल बाद घर वापस आई थी। यह सोच सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तो मेरे रिश्ते फिर से मिल गए थे और मैं खुलकर उनके साथ जीना चाहती थी। लेकिन अब ऐसा मेरे साथ मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर जाना था। इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जीजा जी को आज यह बात पता चली थी, जिसके बारे में मैंने जीजा जी को नहीं बताया था। मैं जीजा जी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से मैंने अपनी ट्रेनिंग को कैंसिल करवा दिया और जीजा जी को फ़ोन पर यह बात मेरी एक सहेली के ज़रिए पता चली। मेरी यही सच्चाई थी, जिसके बारे में जीजा जी को मोबाइल के ज़रिए पता चला था कि मैंने ट्रेनिंग पर जाने से मना कर दिया। आखिरकार उनका सपना था, लेकिन मैं अपने परिवार की वजह से आपको छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहती थी। शाम के टाइम जब मैं घर वापस लौट कर आई, तो मैंने देखा कि जीजा जी और दीदी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। दीदी ने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे डांटने के लिए तैयार बैठी थी। मैं जाकर उनके पास बैठ गई और उन दोनों को देखने लगी। मैं दीदी और जीजा जी को अपने माता पिता के समान समझती हूँ। जीजा जी ने मुझे सगी माँ से भी बढ़कर और बाप का प्यार दिया। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं जीजा जी को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन अच्छा हुआ कि दीदी खुद ही घर वापस लौट कर आ गई। अब मैं बेफिक्री से अपनी ट्रेनिंग के लिए जा सकती हूँ। दीदी और जीजा ने समझाया कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर आराम से जा सकती हो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, हमें ज़रूर बताना। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और अपना सपना पूरा करो और कामयाब डॉक्टर बनकर घर वापस लौटना। मुझे दीदी और जीजा जी से बहुत हिम्मत मिली थी। मैं बहुत खुश थी। उन्होंने आपस में बात करके अपने गिले शिकवे मिटा लिए थे। आखिरकार जीजा जी के साथ जो हुआ था, उसमें जीजा जी की कोई गलती नहीं थी। इसलिए दीदी ने जीजा जी के बारे में सच्चाई जानकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने अपने गिले शिकवे मिटा लिए थे और अब एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे। दीदी और जीजा जी की बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने ट्रेनिंग पर जाने का फैसला कर लिया
और अपने सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया। मेरी ट्रेनिंग का समय नज़दीक आ गया और मैंने दीदी और जीजा जी से विदा ली। उन्होंने मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अपना ख्याल रखना और अपने सपनों को पूरा करना। ट्रेनिंग के दौरान मैंने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। मेरे मन में दीदी और जीजा जी की बातें हमेशा गूंजती रहीं और मुझे प्रोत्साहित करती रहीं। मैंने अपनी ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा किया और एक कामयाब डॉक्टर बनकर घर वापस लौट आई। घर लौटने के बाद मैंने देखा कि दीदी और जीजा जी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया और अपने परिवार को सशक्त बनाया। मेरी वापसी ने हमारे परिवार को और भी खुशहाल बना दिया। दीदी और जीजा जी ने मुझे गले लगाकर स्वागत किया और कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन ने हमें गर्वित किया है। हम सभी ने मिलकर एक नई शुरुआत की और अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाया। अब मैं भी शादी करने के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही हूँ। आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे भी मेरे जीजा जी जैसा ही लड़का मिल जाए, जो मेरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल ले। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।